नमस्कार फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने देखा था आवर्त सारणी और गुणों में आवर्तिता। ये दो बिंदु लिए थे, उनका बेसिक डिटेल जाना था। उसके बाद आज थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, जो कि केमिस्ट्री के मुख्य बिंदु हैं और इनका यूज भी होता है। आज हम देखेंगे, जो आप थंबनेल पर देख के आएंगे, कि पहला बिंदु आज का होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा बिंदु जो है वो लेंगे अपन लुईस डॉट संरचना। तीसरा आज का बिंदु लेंगे अपन संयोजकता। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लुईस डॉट संरचना, संयोजकता, ये तीनों बिंदु आवर्त सारणी के द्वारा हमको सिखाए जा सकते हैं। और आवर्त सारणी के द्वारा, आवर्त सारणी में जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके होते हैं। लुईस डॉट संरचना भी बनाई जा सकती है किसी भी परमाणु की। उस परमाणु पे लुईस डॉट संरचना बनाकर अपन उसकी संयोजकता भी पता कर सकते हैं। अब संयोजकता क्या होता है? संयोजकता होती है किसी भी परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है या दे सकती है, वो उसकी क्या होती है? संयोजकता। इलेक्ट्रॉन देना लेना, वो उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो हम आज इन तीनों बिंदुओं को बारी बारी से सिंपल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला बिंदु स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आओ, बहुत ही इजीली और आराम के साथ अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए अपने को पता होना चाहिए, हमने आवर्त सारणी में देखा था कि आवर्त सारणी का ये बेसिक डिजाइन होता है। ठीक है, अब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एस उपकोश, पी, डी और एफ, ये चार प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, एस उपकोश में एक कक्षक होता है, पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं और डी उपकोश में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। कितने होते भैया? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 मैक्सिमम। पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम 6 और डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होते हैं? 10। उसी तरह से एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 6। इसमें 10 और इसमें 14। ये अपने को सिंपल सी चीज पता है। अब अपन आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन किसी भी परमाणु का कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहता हूं, उससे अपन आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। अपन ने कल आवर्त सारणी में देखा था कि कितने आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में? 7 आवर्त। मैं 7 आवर्त बना देता हूं ऐसा कैसा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 आवर्त। अब इन 7 आवर्त बनाने के बाद में हम देखते हैं, कक्षक बनाते हैं 1s, फिर उसके बाद 2s, जितने आवर्त उतने ही अपने को s कक्षक बना देने हैं। 3s, 4s, 5s। देखो इस स्ट्रक्चर को आप भी अपनी नोटबुक में बना सकते हो। इसमें शॉर्ट में आपके 1-1.5 पेज में तीनों बिंदु आराम से आपको कवर हो जाएंगे और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6s, 7s। ठीक है, उसके बाद P वाला 2P से जो स्टार्ट होता है उसमें 2P,
3p, 4p, 5p, 6p और थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं 6s, 6p। तो उसके बाद 7 में आता है 7s और 7p। फिर उसके बाद 3d वाले स्टार्ट होते हैं 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 6d, 3d, 4d, 5d, 6d। अरे ये ऊपर नीचे हो गए यार, इसको सही से कर लेते हैं एक बार, ऊपर नीचे हो गई है दूर दूर। 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 5s, 6s और 7s। p में 5p, 6p और 7p आप साथ के साथ बना लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद स्टार्ट होते हैं 3d, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, ठीक, 7d। उसके बाद f, 4f से स्टार्ट होता है 4f, 5f, 6f, 7f। अब भैया ये अपन ने इतना डिजाइन क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ने वाली है। आप बना तो लीजिए पहले, और इसकी जरूरत इतनी अच्छी पड़ेगी कि अपन इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लेंगे और आप कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूल नहीं पाओगे। इस टॉपिक में आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। आओ देखते हैं 7 आवर्त अपन ने इनके ऊर्जा स्तरों कुछ इस प्रकार जमाया है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे? 1s कक्षक। फिर उसके बाद किस में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2s कक्षक में। इस तरह से आप एरो का चिन्ह बना दो। फिर उसके बाद किस में भरे जाएंगे? 2p में। फिर उसके बाद किस में भरे जाएंगे? 3p में। फिर उसके बाद 4s में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d में, 4p में, 5s में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4d, 5p और 6s में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4f, 5d, 6p और 7s। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 5s, 5f, 6d और 7p। फिर उसके बाद 6f, 7d, इस तरह से। अरे साहब ये क्या कर दिया? इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन क्या करते हैं? परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों में भरते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कैसे कैसे भरे जाएंगे। अब यह है उनका क्रम, यह है उनका इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। इनको अपन बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। ठीक है। अब इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करते हैं। क्या अपन इसका यूज कर कर इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई सा भी परमाणु ले लिया, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 17। ठीक है। अब आओ, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 17 है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, तो आओ भर के देखते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। क्या इस डिजाइन से अपने को 17 इलेक्ट्रॉन भरने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। आओ, क्या कहता है ये कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 1s कक्षक में। और s चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5, 6, 7s कोई सा भी हो, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p कोई सा भी हो, मैक्सिमम कितने? 6। 3d, 4d, 5d, 6d, 7d कितने हो? मैक्सिमम 10। 4 और 5 अब जितने भी है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब भर के देखते हैं। पहला 1s2, 2 भरे जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन ना, 17 भरने अपने को। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें?
2s में कितने भरेंगे भैया, s में 2। फिर किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने भरेंगे, इसमें कितने भरेंगे, मैक्सिमम 6। अभी कितना हुआ, 2 10 2 4 6 10 10 हुए। अभी तक कितने जरूरत अपने को, 7 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। उसके बाद 2p के बाद किस में भर रहा है, 3s में। 3s कितने भरेंगे भैया, 2। s कोई सा भी हो, 3 हो 4 हो 2। उसके बाद वापस कौन सा आएगा, 3s के बाद में 3p। 3p में कितने भरेंगे भैया, आओ गिन के देख लेते हैं। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 5 17। मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6। परंतु यहां पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17। मतलब 5 ही इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो वो किस में भरे जाएंगे, 3p में। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसके पास। तो हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर। उसके बाद अपन किसी और का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर देखते हैं, जैसे कि अपन स्कैंडियम का ले लेते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है भैया, 21 21। भर के देखो इसमें, इसी के द्वारा पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 1s में कितना, 2। फिर उसके बाद 2s2। फिर उसके बाद किस में भरेंगे, 2p में कितना होगा, 6। फिर उसके बाद किस में भरेंगे, 3s में कितना होगा, 2। फिर उसके बाद 3p में कितना होगा, 6। 3p में भरने के बाद में किस में जाएगा, 4s में कितना होगा, 2। फिर उसके बाद बचा कितना, 4s में भरने के बाद कौन सा आता है, 3d। इधर से देखो ऐसे भरना है ये, फिर वापस इधर से स्टार्ट करना, इसमें जाएगा 3d में। आओ गिन के देखते हैं, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 और बचा कितना फिर 1। तो ये 3d में भरी जाएगा ऐसा। तो इसमें कितने भरे सकते हैं मैक्सिमम, 10। 5 खोपचे होते हैं इसमें, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। इसके अलावा कोई सा भी एक और ले लेते हैं अपन, जैसे कि मैग्नीज ले लो, Mn। क्या परमाणु क्रमांक होता है इसका, 25। इसका भर के देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। आ जाओ देखो, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 हो गई, बचे कितने, 5। तो ये 3d में भरे जाएंगे 5। अब देखो इसमें इस तरह से भरना है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं कक्षकों में, तो जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन भरने और 5 कक्षक हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरे जाएंगे। अगर p में भी भरे जाएंगे तो p में भी किस तरह से भरे जाएंगे, 1 2 3। अगर 6 है तो फिर 4 5 6। बाद में कपलिंग होती है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर और अधिक इलेक्ट्रॉन है तो फिर कपलिंग हो जाएगी, जोड़े में आ जाएगा। तो इसमें इस तरह से नहीं भर देना है कि यहां से अपन चलो इस तरह से भर दिए 1 2 3 4 5, ये कर्म गलत हो जाएगा। क्या भरना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहले, ठीक है। उसके बाद अपन लेके देख लेते हैं एक और एटम, जैसे कि अपन ने निकिल ले लिया। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 28। इसमें भर के देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद 3d, यहां तक 20 हो जाता है। उसके बाद 3d में कितना बचा, 8। तो 8 भरो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें। तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्लियर हुआ। इस मेथड से आप किसी भी परमाणु का, आवर्त सारणी में कोई सा भी परमाणु हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से भर सकते हो, अगर आपको यह क्रम पता है तो, कि पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरा जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कोई सा भी एटम हो आपके पास, उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता करना है या लिखना है, तो आप ये तरीका है
इससे बेस्ट कोई तरीका हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने का और पता करने का। ठीक है, अब आपको मैं कुछ, आप चाहो तो इसको उतार सकते हो इस डिजाइन को, तो आपको आपके पास एक शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप आसानी से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देख लेना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए कुछ परमाणु दे रहा हूं, उनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखने हैं और फिर बताना है कि आपने क्या सही से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिए, बना लिए या नहीं बनाए। तो मैं आपको कुछ होम के लिए कुछ गृह कार्य देता हूं, होमवर्क। तो आपको लिखना है पोटेशियम का 19 है, ठीक है। उसके बाद आपको मैग्नीशियम का लिखना है 12 है, आपको कॉपर का लिखना है 29 है, ठीक है। लिख के बताना और कमेंट में जरूर बताना कि आपसे सही लिखने में आया नहीं आया, और पूछना हो आप। तीसरा आपको जिंक का लिखना है, चौथा 30 है। आपको फ्लोरीन का लिख लेना है 9 है। नियोन का भी लिख लेना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना के देखिएगा घर पे, क्या वास्तव में आपसे सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है इनका, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो अपना यहाँ पर जो पहला बिंदु लिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला बिंदु आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अब अपन एक छोटी सी बात देखते हैं यहाँ पर कि वास्तव में किसी एटम में क्या क्या चीजें हो सकती है परमाणु में। तो देखिए अपन ले लेते हैं जैसे कि ये कोई एटम है, ठीक है। अब ये जो एटम है इसमें अपन देखते हैं केंद्र में क्या होता है, नाभिक। केंद्र में क्या होता है, नाभिक। और ये बाहर क्या होते हैं, कक्षक। क्या होते हैं ये, कक्षक, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, कक्षक। अब जैसे कि अपन ने कार्बन परमाणु ले लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। ये आपको बेसिक डिटेल के लिए, आपको एटम में कुछ डिटेल समझानी है उसके लिए मैंने लिया है। तो अपन ने कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब कार्बन में क्या है था, 1s कक्षक, तो ये 1s कक्षक इसमें हो गया, ठीक है। और ये होता है बाह्यतम कोश। क्या होता है, ये बाहर वाला कोश। तो ये 1s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद कौन सा आता है, ये बाहर वाला कोश 2s2 और 2p2, ठीक है। तो ये तो हो गए एक कक्षक और दूसरा कक्षक, इसके बीच में जो ये क्या पाया जाता है, ऊर्जा स्तर। क्या होता है, ये थोड़ा मोटा लिख देते हैं, ऊर्जा स्तर। ये क्या होता है, ऊर्जा स्तर। और जो ये बाहर वाला है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये कोष कौन सा कहलाता है, संयोजी कोष। क्या कहलाता है, ये संयोजी कोष। अब इसको अपन संयोजी कोष क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी परमाणु से अगर बॉन्डिंग करना है, बंध बनाना है, तो बंध बनाने के लिए हमेशा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। अगर वहां पर संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में भाग लेंगे, बंध बनाने में भाग लेंगे। तो इसलिए ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, ये होता है ऊर्जा अंतर, ये होता है संयोजी कोष। बाह्यतम कोष, इसको एक और नाम देते हैं अपन बाह्यतम कोष। ये सभी परमाणु में पाया जाता है। जो अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम वाले जो कोष होते हैं, वही बाह्यतम कोष कहलाते हैं, चाहे कोई सा भी परमाणु ले लो उसके, ठीक है। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाइए आप लुईस डॉट सिंबल। अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का लुईस डॉट संकेत।
डॉट संरचना। देखो इसको किस तरह से बनाएंगे अपन, बहुत ही सिंपल तरीके से। आज अपन लुईस डॉट संरचना को सीख कर जाएंगे। मैं थोड़ा कुर्सी ले लेता हूं। कमर दर्द करने लग गई है। हाँ, तो देखते हैं लुईस डॉट संरचना। अब लुईस डॉट संरचना देखते हैं अपन, किसी भी एटम को बनाकर देखते हैं लुईस डॉट संरचना किस तरह से बनती है और इसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई सा भी परमाणु ले लिया, जैसे कि मान लीजिए अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु, 8 नंबर का होता है। इसकी लुईस डॉट संरचना बनाने से पहले इसका विन्यास लिख लेते हैं अपन, 1s2 2s2 और 2p4। ये विन्यास हो गया इसका। अब ये विन्यास लिखने के बाद में अपन इसमें ये पता है बाह्यतम कोष कौन सा होता है, ये वाला, ये भीतर वाला नहीं होता है, ये बाह्यतम कोष होता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी बाह्यतम कोष के, और यही लुईस डॉट संरचना में भाग लेते हैं। इन्हीं से क्या बनती है, लुईस डॉट संरचना बनती है। तो आओ इनको बनाकर देखते हैं अपन लुईस डॉट संरचना कैसी होती है। मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये तो काम में आता ही नहीं है, 2s कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितना है, 1 2 3 4, ठीक है भैया, इस तरह से है। अब देखते हैं इसकी लुईस डॉट संरचना कैसी बनेगी। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में है, और फिर p कक्षकों, p के जो 3 कक्षक है, p कोष के जो 3 कक्षक उसमें एक में जोड़े में है, बाकी 2 सिंगल है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी संरचना। देखो 2s कक्षक जोड़े में है तो जोड़े में बना दो, फिर p में आ जाओ, p में क्या है, फिर एक जोड़े में है और 2 कैसे है, सिंगल सिंगल। तो इस तरह से क्या होगी, इसकी लुईस संरचना होगी। ये किसकी होगी, ऑक्सीजन की लुईस संरचना। और इलेक्ट्रॉन को अपन ने डॉट के रूप में दर्शाया, इसलिए क्या होगी, क्या बोलते हैं इसको, लुईस डॉट संरचना, ठीक है। उसी तरह से अपन नाइट्रोजन की बना के देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इसका विन्यास लिखकर देखो, 1s2 2s2 2p3, यही होगा। ये हो गया अपने पास बाह्यतम कोष। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यही है। अब आओ इसकी लुईस डॉट संरचना बना के देखते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन अपने पास में। तो देखो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यही केवल जोड़े में है, तो इसमें एक जोड़ा अपन इस तरह से नजदीक नजदीक बना देंगे। बाकी क्या है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों सिंगल सिंगल है, तो अपन देखो इसको इस तरह से बनाते हैं। ये होगी किसकी, नाइट्रोजन की लुईस संरचना। क्या आप इतना जानने के बाद में किसी भी परमाणु की लुईस डॉट संरचना बना सकते हो? मुझे उम्मीद है कि आपको बनानी चाहिए किसी भी परमाणु की लुईस डॉट संरचना। तो आप क्या खुद से एक बार प्रयास कीजिए, मैं जो आपको दे रहा हूं उसकी लुईस डॉट संरचना बनाने के लिए। जैसे आपको फ्लोरीन की लुईस डॉट संरचना बनानी है, फ्लोरीन 9, इसकी आप लुईस डॉट संरचना बनाइए। देखिए कैसी बनाते हो आप, कोशिश कीजिए, अपन तो बनाएंगे। देखिए परमाणु क्रमांक 9, विन्यास लिख लेते हैं इसका, 1s2 2s2 2p5, यही होगा। ये बाह्यतम कोष हो गया इसका। तो देखते हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। फ्लोरीन, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, तो कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उसके बाद एक सिंगल। तो ये क्या हो गई इसकी, ये फ्लोरीन की लुईस डॉट संरचना हो गई, है ना।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाना है सिंगल के रूप में। तो आपको लुईस डॉट संरचना क्लियर हुई। अब आप पूछोगे कि सर हमने लुईस डॉट संरचना जान तो ली, पर इसका यूज क्या होता है? भाई ये क्यों सीखी अपन ने लुईस डॉट संरचना, क्या जरूरत पड़ी अपने को, क्या बुखार चढ़ा इसको जानने का? बिल्कुल, ये किसी चीजों का बुखार उतारने के लिए सीखते हैं अपन। अब किसका बुखार उतारना है अपने को? बुखार उतारना है अपने को संयोजकता का। अपना तीसरा टॉपिक है आज का कि किसी भी परमाणु की संयोजकता पता करने के लिए उसमें लुईस डॉट संरचना देखकर अपन बता सकते हैं कि इस एटम की संयोजकता क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन अपना आज का तीसरा बिंदु, संयोजकता। इसको चाहो तो आप उतार सकते हो, और इसमें भी मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, तो आप करना है आपको। जैसे कि आपको फास्फोरस की लुईस डॉट संरचना बनानी है, कितना नंबर होता है? 15। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोरीन की लुईस डॉट संरचना बनानी है, उसके बाद आपको कितना नंबर होता है? 17। उसके बाद आपको नियोन की लुईस डॉट संरचना बनानी है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है, आप इसको घर पे करना। इनकी आपको लुईस डॉट संरचना बनानी, आपको क्लास खत्म होने के बाद इस पे प्रैक्टिस क्या देगा, सही बनाते हो नहीं। अगला टॉपिक है अपना संयोजकता। संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी देखिए, इसी आज की क्लास में अपन तीनों टॉपिकों को बहुत ही इजीली और सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, और मेरा ये दावा है कि सीखने के बाद आप कभी भी इन टॉपिकों को दोबारा भूलोगे नहीं, या इनमें किसी प्रकार का आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट ही हैं, और इनका जानना और आना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी संयोजकता के माध्यम से अपन जो नेक्स्ट बेसिक क्लास लेंगे वो लेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पर, अभिक्रियाएं कैसे बनती है? तो अभी अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, अभिक्रियाओं को रटने की कोशिश करते हैं कि N2 3H2 N2 2H2, इस तरह से इनको रटते हैं। जैसे कि H2O कैसे बना है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो इनको रटने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं, मगर इनको रटना नहीं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपन संयोजकता के माध्यम से संयोजकता पता कर कर आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया बना सकते हो, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया बता सकते हो। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जो अपन रिएक्शन बनाने में जिसको भी दिक्कत होती है वो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर उपस्थित हों। अब अपन देखते हैं संयोजकता, कि किसी भी परमाणु की वाकई में संयोजकता होती क्या है। संयोजकता की छोटी सी डेफिनेशन है, वो आप ध्यान में रखना। ज्यादा बड़ा अपना डेफिनेशन नहीं देते अपन, छोटी सी डेफिनेशन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। भैया ये संयोजकता कैसे कहलाती है? ये ऐसे कहलाती है, देखिए अपन ने जो एग्जाम्पल अभी लिए थे वही एग्जाम्पल लेके देखना है कि उनमें उनकी संयोजक, ऑक्सीजन लिया था अपन ने, 8 है इसका परमाणु क्रमांक, विन्यास देखो इसका 1s2 2s2 2p4, यही था। देखते हैं बाह्यतम कोष यही है जो कि संयोजी कोष होता है, और यही इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। ये अपन ने बना लिए, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमको इसकी संयोजकता पता करनी है। आओ देखते हैं, इसकी लुईस डॉट संरचना बनाओ। दोनों टॉपिक एक साथ लेते हैं। ऑक्सीजन 2s जोड़े में है, जोड़े में बना दिया अपन ने। 2p में एक फिर जोड़ आ गया, वो भी बना दिया अपन ने। और 2p में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अपनी परिभाषा क्या कहती है लुईस डॉट संरचना की? कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही क्या होती है? संयोजकता।
तो देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अयुग्मित है, अर्थात जोड़े में नहीं है। ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में, इसमें केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में नहीं है। देखो ये सिंगल सिंगल अपन ने दर्शाएंगे। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। बात आ गई समझ में। उसी तरह से अपन नाइट्रोजन की देखते हैं। 7 नंबर है 1s2 2s2 2p4। देखो इसमें बाइतम कोश है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p3 होगा भाई यहां पे, है ना। 2 2 4 3 7 हो गए। देखो 1 2 3। अपने मैंने आपको बताया था कि पहले पहले क्या होता है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद अगर अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो फिर जोड़े में जाते हैं। इसकी लूज डॉट संरचना बनाई की देखी थी अपन ने। नाइट्रोजन 2s में एक जोड़ा है, वो जोड़ा लिख दो। उसके बाद सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। इसकी संयोजकता कितनी हो गई भैया, 3। तो उसी तरह से आपको एक और, जैसे कि मान लो कोई भी परमाणु लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। इसकी बना के देखिए आप, कोशिश कीजिए आसानी से बना दोगे इसकी संयोजकता। देखिए 1s2 2s2 2p5, यही है। 1 2 3 4 5, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कैसे बनेगा, 1 दोनों जोड़े में फिर जोड़ा आ गया और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। ठीक है, 1s1। तो इसकी लूज डॉट संरचना कैसी बनेगी, इस तरह से, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। उसी तरह से सल्फर, सल्फर का बना के देखते हैं अपन। सल्फर का परमाणु क्रमांक तो 16। विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, ये वाइतम कोष हो गया इसका, 1 2 3 और 4। आओ देखते हैं इसकी। सल्फर कितना है, ये जोड़े में आ गया, ये जोड़े में आ गया, और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। अब आपको एक छोटी सी चीज यहां पर देखना है कि सल्फर किस वर्ग में आता है। सल्फर किस वर्ग में आता है, ठीक है। सल्फर आता है ऑक्सीजन वाले वर्ग में, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था, आवर्त सारणी याद करना। तो इसमें ऑक्सीजन की जितनी संयोजकता उतनी ही इन सभी की संयोजकता होगी। कितनी, 2। फ्लोरीन की कितनी आई थी, 1। इन सभी की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंटीमनी, इन सभी की कितनी होगी, 1। नियोन ऑर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। अभी इनकी निकालेंगे अपन। नाइट्रोजन की कितनी आई थी अपने पास, 3। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मिथ एंटीमनी, एंटीमनी ये एस्टेटाइन है, ये एंटीमनी, और ये बिस्मिथ, इन सभी की कितनी हो जाएगी, 3। कार्बन की, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसेंटिन पीबी लेड, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम
इंडियम और थेलियम। तो इसकी कार्बन की कितनी हो जाएगी 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 3, है ना। देखो अगर कार्बन की 4 संयोजकता सभी में इसकी क्या होगी 4, 3 है तो सभी में इसकी 4 होगी। अब इनका कुछ आगे अपन स्पेशल कंडीशन है वो अपन देखेंगे बोरोन और कार्बन का, ठीक है, इसमें 4 और 3 कैसे होती है। यहां तक तो अपन ने देख लिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। और नियोन में क्या होती है 0, ये 0 क्यों होती है आइए देखते हैं। नियोन कितना परमाणु क्रमांक 10, 1s2 2s2 2p6, ये भाई तमपोस है 1 2 3 4 5 6। अपना बेसिक डेफिनेशन क्या था संयोजकता का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो क्या कहलाती है संयोजकता। नियोन के पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी 0। बात आगे समझ में, संयोजकता का टॉपिक क्लियर हुआ। आओ आगे देखते हैं। कार्बन 6 कितनी लिख रखी है अपन ने उस पे 4, चलो बना के देखते हैं। 1s2 2s2 2p2 है, देखो बनाओ यही भाग लेगा, 1 2, ठीक है भैया। अब अपन अपने नियम के हिसाब से चलें कि भाई संयोजकता का नियम क्या कहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है, तो कार्बन की संयोजकता 2 ही होनी चाहिए, बिल्कुल 2 भी होती है। मगर इसमें ये होती सामान्य अवस्था, कौन सी होती है ये सामान्य अवस्था। और एक होती है इसमें उत्तेजित अवस्था, क्या होती है उत्तेजित अवस्था। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है कि जब मैं सामान्य अवस्था में देखता हूं तो मेरे को कार्बन की संयोजकता 2 ही नजर आती है, परंतु उत्तेजित अवस्था कब होती है, जब, ये छोटा सा नोट आप बना लेना कहीं भी लिख लेना, उसको लिख भी लीजिए आप, कि जब एस ऑर्बिटल में या एस, जब पी ऑर्बिटल में कक्षक खाली हो, जब पी ऑर्बिटल में कक्षक खाली हो तो 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन पी में चले जाते हैं, किसमें चले जाते हैं पी कक्षकों में चले जाते हैं। ये सिंपल सा नोट आपको बना के रखना है। क्या है उत्तेजित अवस्था का सिद्धांत, कि जब पी ऑर्बिटल में पी उपकोश में कक्षक खाली हो तो एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है पी में चला जाता है, तो उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है अपने पास। यहां पर देखो यही परिभाषा थी अपने उत्तेजित अवस्था की। यहां पर 2 थे तो ये एक उठकर किसमें चला जाएगा पी में, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 4। तो सामान्य अवस्था में तो 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मगर उत्तेजित अवस्था में कितने हो जाएंगे 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है 4। इसी तरह से इस पूरे वर्ग की संयोजकता कितनी होती है 4। अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, अपने केवल संयोजकता पता करनी है, वो अपन आगे देखेंगे कि संयोजकता कितनी है 4। उसी तरह से अपने को क्या किसी और की भी अपन उत्तेजित अवस्था में संयोजकता पता करते हैं, क्या किसी और में भी पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पी कक्षक खाली होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। अगला वर्ग था अपने जो बोरॉन की हमने पता की थी, कितना है 3 है, तो बोरॉन को लेकर देखते हैं। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5। विन्यास लिखो इसका 1s2 2s2 और 2p 2 1, यही है। तो आओ
इसका बनाते हैं अपन। ये तो हो गई इसकी सामान्य अवस्था, ठीक है। कैसी है सामान्य अवस्था? ऐसी है सामान्य अवस्था। अब है इसकी एक्साइटमेंट स्टेट, उत्तेजित अवस्था। क्या नियम है अपना कि अगर P उपकोष में, P कक्षकों में इलेक्ट्रॉन खाली है, P कक्षक खाली है, तो S से एक इलेक्ट्रॉन उठकर किधर चला जाता है? P कक्षकों में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था होने पर ये एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित होकर किसमें चले जाते हैं? खाली होने, खाली जगह मिलने पर कहां पे चले जाएंगे? P में। तो देखो कैसी बनेगी इनकी उत्तेजित अवस्था। यहां पर ये उठ के चला गया 1 2, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किस तरह से बोरोन परिवार की और कार्बन परिवार की संयोजकता 3 और 4 होती है। तो यह लफड़ा है। और अपन चाहे तो इसमें से किसी भी परमाणु की संयोजकता पता कर सकते हैं इतनी ही आसानी से। और इनका लुईस डॉट संरचना भी कुछ इसी तरह का बनेगा। कार्बन का कैसा बनेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का कैसा बनेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 सिंगल बॉन्ड, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोरोन का कैसा बनेगा? बोरोन का ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो अपन ने आज 3 बिंदु लिए थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा लिया था अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तीसरा लिया था अपन ने वैलेंसी, संयोजकता। तो ये तीनों बिंदु मेरे को लगते हैं आपके 100% क्लियर हुए होंगे और समझ में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इनको अब दोबारा कभी भूल नहीं सकते। अब मैं इसमें से आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसकी संयोजकता आपको पता करनी है। ऐसे इसी तरह से निकालना है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। मगर होमवर्क देने से क्या फायदा? मैंने बता ही दिया आपको किन की कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपने 3 बिंदु लिए थे, तीनों बिंदु कंप्लीट होते हैं। और ये बेसिक, एक और क्लास बेसिक केमिस्ट्री की पूरी होती है। यहां पर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो आयनिक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, और उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इनका बेसिक नॉलेज क्या है, इनका बेसिक सिद्धांत क्या है, कि ये तीनों बंध की पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा बंध आयनिक है, कौन सा बंध सहसंयोजक है, और कौन सा बंध उप सहसंयोजक होता है। उसके लिए आपको, जो भी विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं, आज देख रहे हैं, वो बेसिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर मैंने डाला, एक और क्लास डाली है आवर्त सारणी, उसको देखें, फिर इसको देखें, फिर आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस क्लास में, कुछ समझ में आया, या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।